हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद उमंग। स्टडी विद उमंग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस चैप्टर के हमारे प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले उन वीडियोस को देखिए। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि किस तरह अक्टूबर 1917 में रशिया पहली यूरोपियन कंट्री बनी थी जिसमें सोशलिस्ट के हाथ में पावर आ पाई थी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अक्टूबर 1917 के बाद रशिया में क्या क्या चेंजेस आए और किस तरह से जिन सोशलिस्ट के हाथ में पावर आई थी उन लोगों ने फंक्शन करना स्टार्ट किया। What all the changes that took place in the Russia after October 1917 that we are going to study in this lecture. अक्टूबर 1917 में जिन लोगों के कारण रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन पाई थी वो था हमारा बोल्शेविक ग्रुप, जो कि सोशलिस्ट के सपोर्टर्स थे। जो बोल्शेविक ग्रुप था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के पूरी तरह से अपोज करता था। अक्टूबर 1917 में पावर्स आने के बाद उसके एक महीने ही बाद नवंबर 1917 में बोल्शेविक ग्रुप ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। इसका मतलब जो इंडस्ट्रीज और बैंक्स की ओनरशिप है और मैनेजमेंट है वो पूरी गवर्नमेंट ही देखेगी, गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। जो लैंड थी उसे सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और पीसेंट से बोला गया उस लैंड को अपने कब्जे में ले लो और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। जो पुराने जमाने में राजा महाराजा के टाइम पे जो टाइटल्स चलते थे उन सारे टाइटल्स को बैन कर दिया बोल्शेविक ने। बोल्शेविक पार्टी ने अपना खुद का भी नेम चेंज कर लिया और अपना खुद का नेम रख दिया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। नवंबर 1917 में ही बोल्शेविक ने इलेक्शन कंडक्ट किए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए। उस इलेक्शन में जो बोल्शेविक ग्रुप था उसे प्रॉपर मेजोरिटी नहीं मिल पाई और उन्होंने कोलाइजन गवर्नमेंट बनाई, गठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन जनवरी 1918 में जो असेंबली बनी थी उसने बोल्शेविक के कुछ आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया और उसके चलते जो बोल्शेविक ग्रुप के लीडर थे लेनिन, उन्होंने उस असेंबली को डिसमिस कर दिया। फिर उसके कुछ टाइम बाद मार्च 1918 में बोल्शेविक ग्रुप, रशिया और जर्मनी के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, उसे हम बोलते हैं पीस ट्रीटी, जिसके तहत उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम फ्यूचर में कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ टाइम और निकल गया और कुछ टाइम निकलने के बाद से बोल्शेविक की एक पार्टी बची जो रशिया में इलेक्शन में खड़ी होती थी और इसके चलते रशिया एक सिंगल पार्टी स्टेट बन गया। कुछ टाइम बाद बोल्शेविक्स ने लैंड को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करने का ऑर्डर कर दिया। उसके चलते जो रशिया की आर्मी थी वो ब्रेक ऑन हो गई और जो आर्मी के लोग थे उन लोगों ने सोचा कि हम अपने घर जाके अपने हिस्से की लैंड ले लेते हैं। तो उसके चलते जो रशिया की आर्मी थी वो ब्रेक ऑन हो गई। इसका जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे और जो लोग सार के सपोर्टर्स थे उन लोगों ने बहुत ज्यादा तरह से अपोज किया और वो लोग साउथ रशिया में पहुंच गए। साउथ रशिया में उन लोगों ने ग्रुप्स ऑर्गेनाइज कर लिए और अपनी आर्मी तैयार कर ली और उन लोगों ने बोला कि हम बोल्शेविक के खिलाफ लड़ाई करेंगे बिकॉज बोल्शेविक कुछ गलत मेजर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो नॉन बोल्शेविक्स थे, लिबरल्स थे और जो सार के सपोर्टर्स थे उन लोगों को फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश और जापान की फोर्स ने भी मदद किया बिकॉज रशिया के अलावा बाकी कंट्रीज रशिया के डेवलपमेंट से चिड़ी हुई थी। सो 1980 और 1990 के बीच नॉन बोल्शेविक ग्रुप्स और बोल्शेविक ग्रुप के बीच वॉर फॉट हुई, उसे हम बोलते हैं सिविल वॉर। उसके चलते डकैती मारना, लोगों घरों में चोरी होना, फूड की कमी आना ये बहुत कॉमन हो गया था। नॉन बोल्शेविक ग्रुप्स में ही जो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे उनमें से उन कुछ लोगों ने फार्मर्स को बहुत बुरी तरह से मार दिया बिकॉज फार्मर्स ने सारी लैंड को उनके अंडर में ले लिया था। उसके चलते नॉन बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा कम हो गए और जनवरी 1920 के आते आते लगभग पूरे रशिया एम्पायर बोल्शेविक्स के अंडर आ गया। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया था बिकॉज नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम लोगों ने बोल्शेविक के साथ कॉपरेट किया था। रशिया के अलावा जिन और एरियाज में रशिया का रूल चल रहा था, जहां जहां पे रशिया की कॉलोनीज थी, वहां पे बोल्शेविक को बिल्कुल भी वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ा। उन लोगों ने खुद ही अपने आप को बोल्शेविक में कन्वर्ट कर लिया। वहीं पे एक इंसिडेंट हुआ, एक प्लेस है खीवा, सेंट्रल एशिया में। वहां पे बोल्शेविक्स ने कुछ नेशनलिस्ट को बहुत बुरी तरह से मार दिया, ये कहते हुए कि हम सोशलिस्ट को डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि बोल्शेविक क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या वाकई में बोल्शेविक सोशलिस्ट लाना चाहते हैं या फिर वो लोगों को बहुत बुरी तरह से मारना चाहते हैं। इस सबके बचाव में आते हुए जो बोल्शेविक ग्रुप था उन लोगों ने नॉन रशियन नेशनलिस्ट के लिए कुछ राइट दे दिए, कुछ अधिकार दे दिए। उसी के बाद दिसंबर 1922 में जो बोल्शेविक ग्रुप थे उन्होंने रशिया का नेम चेंज कर दिया और रशिया एम्पायर का नेम कर दिया यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया। सिविल वॉर होने के पहले ही जो बोल्शेविक लोग थे उन लोगों ने इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज कर दिया था और जो लैंड थी उसे सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके पीसेंट्स को दे दी थी ताकि वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सके। उसके बाद ही जो बोल्शेविक थे उन लोगों ने सोचा कि हमें गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करनी चाहिए। जो सेंटर में जो असेंबली इलेक्ट होगी
वो प्लान करेगी कंट्री में कैसा क्या करना चाहिए। उसके लिए कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए, उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि कंट्री में 5 ईयर प्लान बनाया जाएगा, आने वाले 5 साल के लिए हम प्लानिंग करेंगे कैसा क्या किया जाना है। जो फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान बनाए गए वो बनाए गए थे 1927 से लेके 1932 के लिए, ये था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो था 1933 से लेके 1938 तक के लिए, ये हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था। इन दोनों ही 5 ईयर्स प्लान में बहुत सारी चीजों की प्राइजेस फिक्स कर दी ताकि प्रॉपर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती रहे। इन दोनों 5 ईयर्स प्लान का टारगेट था इंडस्ट्री की ग्रोथ होना, और इंडस्ट्री की ग्रोथ होने से इकोनॉमी इंप्रूव होगी, ऐसे उम्मीद में ये 5 ईयर्स प्लान बनाए गए थे और इसका रिजल्ट भी बिल्कुल ऐसा ही निकला। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के चलते इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, ऑयल, कोल और स्टील की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, और बहुत सारी सिटीज में जहां पे पहले इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी वहां पर न्यू इंडस्ट्रीज ओपन हो गई। उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्क ने बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ ली थी और कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत ज्यादा स्पीड से हो रहा था। स्पीडी कंस्ट्रक्शन के चलते जो वर्कर्स थे उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही थी, वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो पा रही थी, वर्कर्स को बेकार कंडीशन में रहते हुए ही वर्क करना पड़ रहा था। उसी के साथ साथ एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया, एक ऐसा स्कूलिंग सिस्टम जिसमें स्कूलिंग के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, वहां पे शॉप्स भी होती हैं और कई तरह की चीजें वहां प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसा स्कूलिंग सिस्टम वहां पे डेवलप किया गया। जो वर्कर्स थे उनके लिए क्वार्टर्स प्रोवाइड किए गए, जो फीमेल वर्कर्स थी उनके लिए उनके चिल्ड्रन के लिए हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए गए ताकि वो अगर जब फैक्ट्री में वर्क करने जा रही हैं तो उस टाइम उनके चिल्ड्रन को टेक केयर के थ्रू छोड़ के जा सके। एक इजी पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया, यहाँ पे बहुत कम पैसे में सुविधाएं मिल सके, लेकिन फिर भी वर्कर्स की कंडीशन उतनी इंप्रूव नहीं हो पाई क्योंकि रिसोर्सेज तो कंट्री के पास लिमिटेड ही थे। स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं बताता हूँ स्टेलिनिज्म क्या होता है। स्टेलिनिज्म वर्ड बना है स्टेलिन से, और स्टेलिन हमारे थे जोसेफ स्टेलिन, जो कि लेनिन की डेथ के बाद बोल्शेविक पार्टी थे, इसका नाम चेंज हो गया था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, उसके लीडर बने। दिसंबर 1924 में जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे लेनिन, उनकी डेथ हो गई और उसके बाद स्टेलिन बने बोल्शेविक पार्टी के लीडर। स्टेलिन के लीडर बनने के बाद जो भी पॉलिसी उन्होंने इंप्लीमेंट करी, जो भी प्रिंसिपल्स के थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट को रन करना चाहा, उन सभी प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं स्टेलिनिज्म। सेकंड वर्ड आता है कलेक्टिवाइजेशन, जो कि मिलके बना है कलेक्टिव, जो बना है कलेक्टिव वर्ड से। कलेक्टिव मीन साथ में मिलजुल के करना, किसी भी चीज का कलेक्टिवाइजेशन कर देना, मतलब किसी भी चीज को साथ में मिलजुल के करना कलेक्टिव आउटपुट के लिए, सभी की भलाई के लिए, वो होता है कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन हुआ था रशिया में एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर को एक टाइम पीरियड बाद स्टालिन ने एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन कर दिया था। 1927 और 1928 के बीच यूएसएसआर था वो ग्रेन्स की शॉर्टेज फेस कर रहा था, वहां पे ग्रेन्स की बहुत ज्यादा कमी आ रही थी। जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हर एक चीज की प्राइजेस फिक्स कर दी थी, किस प्राइजेस पे क्या चीज सेल की जाएगी। उस प्राइस में पीसेंट्स अपने ग्रेन्स को सेल करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कि स्टेलिन पार्टी के हेड बन चुके थे, उनका ऐसा मानना था कि जो रिच पीसेंट्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं उन्हें अपने पास ग्रेन्स का स्टॉक कर रखा है, और इस उम्मीद में स्टॉक कर रखा है कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तब हम उस चीज को बेचेंगे, तो हमें उस स्टॉक को खत्म करना है और फिर से ग्रेन की सप्लाई चालू करवानी है। उसके लिए 1928 में पार्टी के मेंबर्स ने एक टूर किया, पार्टी के मेंबर्स ने विजिट करी उन एरियाज में जिन एरियाज में ग्रेन प्रोड्यूस होते थे, जहां पे ग्रेन बेचे जा रहे थे उन जगहों को सुपरवाइज किया। और कुलाक्स जो रिच फार्मर्स थे उन्हें बोला जाता है कुलाक्स। कुलाक्स के घर में रेड डाली और ये देखा कि किसी घर में कितना ग्रेन है। इस सबके बाद भी शॉर्टेज पूरी नहीं हुई, तो जो स्टेलिन थे उन लोगों ने उन्हें ऑर्डर दे दिया कि फार्म्स का कलेक्टिवाइजेशन किया जाएगा, सारे फार्म्स कलेक्टिव होंगे, क्योंकि 1917 के बाद जो फार्म्स थे वो पीसेंट्स को दे दिए गए थे। उसके चलते फार्म्स मॉडर्नाइज नहीं हो पाए थे, पुराने तरीके से ही फार्मर्स फार्म्स पे वर्क कर रहे हैं, तो फार्म्स प्रॉपर आउटपुट नहीं ला पा रहे हैं। तो एक पॉलिसी फॉलो की गई जिसका नाम दिया गया स्टेलिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, जिसके तहत ज्यादातर कंट्री के जो फार्म्स थे, ज्यादातर कंट्री की जो लैंड थी और ज्यादातर कंट्री के जो इंप्लीमेंट थे जिससे लैंड पे वर्क किया जाता था, वो सब कलेक्टिव कर दिए गए और लोगों से अपील की गई कि कलेक्टिव फार्म से वर्क करो। 1930 और 1931 के बीच कुछ लोगों ने उसका अपोज करना स्टार्ट किया, तो उनसे कुछ लोगों को कंट्री से निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो ना कि रिच थे ना ही सोशलिस्ट के अपोज थे, लेकिन फिर भी वो कलेक्टिव फार्म में वर्क करना नहीं चाहते थे। उनमें से कुछ लोगों को स्टालिन ने अलाउ कर दिया कि हाँ तुम अपने खुद के इंडिपेंडेंट फार्म पे वर्क कर लो, लेकिन उनके लिए ज्यादा कोई सिंपैथी नहीं दिखाई स्टालिन ने। इन सबके बावजूद भी
कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी लगाने के बावजूद भी ग्रेन्स की शॉर्टेज पूरी नहीं हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। तो जबकि बहुत कुछ वर्क किया जा रहा था लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और तो और 1930 से लेके 1933 के बीच बहुत बेकार हार्वेस्ट हुआ, बहुत बेकार फसल निकली और उसके चलते फैमाइन जैसी कंडीशन आ गई रशिया में। इन 4 साल के बीच फैमाइन आया रशिया में, भुखमरी की हालत हो गए, लोगों के पास फूड प्रोवाइड नहीं हो पाया और उसके चलते लगभग 4 मिलियन 40 लाख लोग रशिया में मारे गए। बहुत सारे नॉन बोल्शेविक ग्रुप्स ने, जो बोल्शेविक ग्रुप के सपोर्टर्स नहीं थे, उन लोगों ने इसके लिए पार्टी को क्रिटिसाइज किया, पार्टी पे आरोप लगाए और पार्टी ने भी इसका आरोप कुछ लोगों पे लगा के उन लोगों को जेल में डाल दिया। कुछ लोगों को तो कुछ ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया जिन लोगों ने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन पार्टी ने उन लोगों पर आरोप लगा दिया कि तुम लोग ये आइडियाज लाए थे और उसके चलते इतना नुकसान हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं और कुछ निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर। रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होके यूरोप की और वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ने सोशलिस्ट के आइडिया एक्सेप्ट किए और वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज फॉर्म हुई। जैसे कि ब्रिटेन में एक पार्टी फॉर्म हुई थी, इसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में जो डेमोक्रेट बन पाई, जो इंडिपेंडेंट बन पाई, उन कंट्रीज ने सोशलिस्ट के प्रिंसिपल एक्सेप्ट किए और सोशलिस्ट गवर्नमेंट रन करना स्टार्ट करी। रशिया में जैसी रन हो रही थी उससे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन रशिया में 1915 तक रशिया के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि कंट्री में जिस तरह की गवर्नमेंट चल रही है उस तरह की गवर्नमेंट के लिए रशियन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। कंट्री में गवर्नमेंट को चलनी चाहिए थी, लेकिन सोशलिस्ट गवर्नमेंट कंट्री में प्रॉपर वर्क नहीं करे। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, पूरे वर्ल्ड में सोशलिस्ट के आइडियाज बहुत ज्यादा डेवलप होते गए और वहीं रशिया में सोशलिस्ट के आइडियाज लैक करते गए। लेकिन कुल मिलाकर जो रशिया कंट्री थी वो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बनी जिसमें सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन पाई थी और वो पूरे वर्ल्ड में सोशलिस्ट प्रिंसिपल के लिए एक आइडियल कंट्री बनी। इसी के साथ हमारा सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से सोशलिज्म यूरोप में स्टैब्लिश हुआ और उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन के थ्रू किस तरह से सोशलिज्म के आइडियाज ऑल ओवर इंडिया में पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगले चैप्टर्स के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए स्टडी विद उमंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।